सर्जिकली रिपेयर ऑफ कैलेप्ट लिप या सर्जिकल रिपेयर ऑफ कैलेप्ट लिप टू प्रोवाइड एडिक्वेट सकिंग कि एडिक्वेट सकिंग को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काइलोप्लास्टी करना पड़ेगा। सुनना ध्यान से, हेयर लिप या काइलोकिसिस बोला था किसको, कैलेप्ट लिप को, और उस काइलोकिसिस की जो सर्जरी किसको क्या बोलते हैं, काइलोप्लास्टी, यानी सर्जिकली रिपेयर करना उस कैलेप्ट लिप को क्या बोलते हैं, काइलोप्लास्टी। क्या बोलते हैं, काइलोप्लास्टी। अब काइलोप्लास्टी हम कौन से बच्चों में करेंगे जिनको क्या कैलेप्ट लिप है, पर ऐसा तो नहीं है कि हम 8 बच्चा करते हैं उसकी काइलोप्लास्टी सर्जरी पॉसिबल है नहीं। तो सर काइलोप्लास्टी हमें कब करना है, तो इसके लिए हम ये रूल यूज करते हैं जिसका नाम है रूल ऑफ 10। यूज रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10। ये रूल ऑफ 10 क्या है, तो सुनना ध्यान से, अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम परसेंट से ज्यादा है, अगर उस बच्चे का हीमोग्लोबिन मोर देन 10 ग्राम परसेंट से ज्यादा है, पहली बात। दूसरा, उस बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, तो वेट लगभग 10 पाउंड से ज्यादा होना चाहिए। उस बच्चे की जेस्टेशनल एज, उस बच्चे की एज लगभग आफ्टर बर्थ 10th वीक या इससे भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी रूल ऑफ 10 क्या कहता है, तो रूल ऑफ 10 कहता है कि अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम परसेंट से ज्यादा है, अगर उस बच्चे का वेट 10 पाउंड से ज्यादा है, और अगर उस बच्चे की एज 10th वीक से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उसको काइलोप्लास्टी कर सकते हैं, यानी कैलेप्ट लिप को रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही से आता है कि जो रूल ऑफ 10 है वो कौन सी सर्जरी के लिए यूज करते हैं, तो यूज फॉर काइलोप्लास्टी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कैलेप्ट लिप की जो सर्जरी है उसको हम क्या बोलते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, काइलोप्लास्टी। यानी कैलेप्ट लिप के अंदर हम कौन सी सर्जरी करते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, काइलोप्लास्टी। नेक्स्ट वन, काइलोप्लास्टी है क्या, तो सर्जिकली रिपेयर ऑफ कैलेप्ट लिप, दैट इज द काइलोप्लास्टी, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा ध्यान से सुनना, बेसिक क्वेश्चन यही आता है कि कैलेप्ट लिप के अंदर कौन सी सर्जरी करते हैं, काइलोप्लास्टी का मींस क्या है, तो रिपेयर ऑफ कैलेप्ट लिप। रूल ऑफ 10 कौन सी सर्जरी के लिए यूज करते हैं, तो काइलोप्लास्टी। और रूल ऑफ 10 के अंदर कौन-कौन से क्राइटेरिया को इंक्लूड किया गया, एक्सेप्ट, तो 3 क्राइटेरिया इंक्लूड किया गया। पहला, हीमोग्लोबिन 10 ग्राम परसेंट से ज्यादा, उस बच्चे का वेट है वो 10 पाउंड से ज्यादा होना चाहिए, और उस बच्चे की एज है वो 10th वीक ऑफ लाइफ या इससे भी क्या हो, ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, काइलोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है कि सर काइलोप्लास्टी हम कब करते हैं, अगर आइडियली आपको पूछा जाए तो काइलोप्लास्टी शुड बी डन एट 3 to 6 months of age, लगभग जब बच्चे की एज 3 से 6 महीने के करीब होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, काइलोप्लास्टी करते हैं। बाकी सर्जन पे डिपेंड करता है, पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए किस एज में करते हैं, तो लगभग 3 से 6 महीने की एज में। अगर आपको एक ही आंसर पूछा जाए किस एज में, तो लगभग 3 महीने की एज में हम क्या कर देते हैं, काइलोप्लास्टी कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं अब इस काइलोप्लास्टी के अंदर, जब हम काइलोप्लास्टी करते हैं तो काइलोप्लास्टी में कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, तो कई बार क्वेश्चन इसी से आता है, तो हम बोलते हैं मिलार्ड टेक्निक्स। कौन सी, मिलार्ड टेक्निक्स। सुनना बेटा ध्यान से, टेक्निक्स कौन सी यूज करते हैं, तो मिलार्ड टेक्निक्स यूज करते हैं फॉर क्लेफ्ट लिप रिपेयर। कि क्लेफ्ट लिप रिपेयर में जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं, उस टेक्निक्स का नाम क्या है, तो क्वेश्चन यहां से भी आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर मिलार्ड टेक्निक्स हम यूज करते हैं क्लेफ्ट लिप के रिपेयर के लिए। कौन सी, मिलार्ड टेक्निक्स। और इस मिलार्ड टेक्निक्स में होता क्या, सुनना ध्यान से, तो मिलार्ड टेक्निक्स में हम यूज करते हैं जिगजैग या जेड शेप सूचरिंग यूज। कि जेड शेप सूचरिंग जो यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मिलार्ड टेक्निक्स बोलते हैं, जो कि हम यूज करते हैं कैलेप्ट लिप की सर्जरी या काइलोप्लास्टी में। समझना ध्यान से, एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें मैंने दिखा रखा होगा, अगर आप गौर से देखोगे तो कुछ इस टाइप की सूचरिंग है, ठीक है। तो ये जो सूचर है वो क्या बना रहे हैं, जेड शेप बना रहे हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि काइलोप्लास्टी में कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, तो मिलार्ड टेक्निक्स। और इस मिलार्ड टेक्निक्स कौन सी सर्जरी के लिए यूज करते हैं, तो कैलेप्ट लिप के रिपेयर के लिए। और इसमें क्या होता है, तो जनरली जेड शेप सूचरिंग होती है। कैसे बेटा, जेड शेप सूचरिंग यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो ये जो जेड शेप सूचरिंग होती है ये मिनिमाइज करती है सूचर डिस्ट्रक्शन को, यानी कि सर्जरी के बाद सूचर वापस से ना खुल जाए, इससे प्रिवेंट करने के लिए हम कैसे सूचरिंग करते हैं, जेड शेप सूचरिंग करते हैं। तो इसका जो मेन पर्पस है वो क्या रहेगा, जेड शेप सूचरिंग का, टू minimize chances of suture separation। कि सूचर्स के सेपरेट होने को प्रिवेंट करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसका नाम है जेड शेप टेक्निक्स। और ये जो जेड शेप सूचरिंग टेक्निक्स है उसी को क्या बोलते हैं, मिलार्ड टेक्निक्स, जो कि हम किसमें यूज करते हैं, कैलेप्ट लिप की सर्जरी में यूज करते हैं। तो इस डायग्राम को देखना और इस क्वेश्चन के पॉइंट्स को देखना, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आता है। सबसे पहले काइलोप्लास्टी, और काइलोप्लास्टी के अंदर कौन सी सर्जरी, कौन सी काइलोप्लास्टी कौन सी डिफेक्ट में सर्जरी करते हैं, आंसर रहेगा कैलेप्ट लिप। काइलोप्लास्टी का मींस क्या होता है, तो रिपेयर ऑफ कैलेप्ट लिप। कौन सा रूल यूज करते हैं, तो रूल ऑफ 10 कौन सी है, रूल ऑफ 10 में कौन से क्राइटेरिया आता है, एक्सेप्ट, तो हीमोग्लोबिन 10 ग्राम परसेंट से ज्यादा, वेट 10 पाउंड से ज्यादा, और एज 10 वीक से ज्यादा, ठीक है। काइलोप्लास्टी कब करते हैं, आइडियली जो है वो लगभग 3 से 6 महीने के इसमें क्या करते हैं, काइलोप्लास्टी करते हैं। इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, तो मिलार्ड टेक्निक्स। और मिलार्ड टेक्निक्स में जो सूचरिंग होती है वो कैसी होती है, जेड शेप सूचरिंग होती है। और इनका जो जेड शेप सूचरिंग करने का जो बेसिक मोटो है वो क्या रहेगा आपका, कि सर मिनिमाइज करता है सूचर्स के सेपरेशन को, कि आफ्टर सर्जरी सूचर्स क्या नहीं हो जाए, सेपरेट नहीं हो जाए। इसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं बेटा, मिलार्ड टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करूं, कैलेप्ट लिप की सर्जरी के अंदर हमें कौन-कौन सी पोस्ट ऑपरेटिवली, या मैं बोलूं कि पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन कौन-कौन से में करेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं इंटरवेंशन की बात करूं तो सबसे पहला सुनना कि सबसे पहला मत है कि इस बच्चे में सकिंग और क्राइंग को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। कि ना तो बच्चा सकिंग करे और ना ही क्या करे, क्राई करे। क्योंकि जब बच्चा सकिंग करेगा तो भी प्रेशर पड़ेगा किस पे, सूचर लाइन पे। और अगर बच्चा क्राई करता है तो उस कंडीशन में भी सूचर पे क्या पड़ेगा, टेंशन पड़ेगा। उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए कैलेप्ट लिप की सर्जरी के बाद मिनिमाइज करना है कि बच्चा क्राई ना करे और क्या नहीं करे, सकिंग भी ना करे, ठीक है। तो सबसे पहला मैं बोलता हूं प्रिवेंट फ्रॉम सकिंग एंड क्राइंग टू अवॉइड टेंशन ऑन सूचर्स। कि सूचर्स पे टेंशन ना पड़े, इससे प्रिवेंट करने के लिए, सूचर्स पे टेंशन ना पड़े, इससे प्रिवेंट करने के लिए हम बच्चे में सकिंग और क्राइंग दोनों को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इसके अलावा हमें क्या करना है, ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो जो सर्जिकल साइट है उसको हमें क्या करना है, अनकवर्ड रखना है। यानी कैलेप्ट लिप की सर्जरी के बाद उस पे किसी भी टाइप की हमें ड्रेसिंग अप्लाई नहीं करनी। यानी कैलेप्ट लिप की आपने सर्जरी की है तो सर्जरी के बाद हमें बच्चे को सकिंग और क्राइंग से अवॉइड करना है, ताकि उस पे टेंशन ना पड़े सूचर लाइन पे। और उस सर्जिकल साइट को हमें क्या नहीं करना, कवर नहीं करना, यानी कैसे रखनी है, अनकवर्ड रखनी है। तो मैं नेक्स्ट कह सकता हूं सूचर्स लाइन इज लेफ्ट अनकवर्ड रखना, ठीक है।
इसके बाद इस टेंशन को प्रिवेंट करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं हम कैलेट लिप की सर्जरी में, जिसको हम जनरली बोलते हैं लोगन बो। क्या बोलते हैं बेटा? लोगन बो। ठीक है, इसी को बोलते हैं लोगन बार। लोगन बार। इसी को बोलते हैं वायर बार। क्या बोलते हैं बेटा? वायर बार। इसी को बोलते हैं बटरफ्लाई बार। बटरफ्लाई बार या बटरफ्लाई क्लोजर। अगर आपको कुछ भी पूछा जाए, ये सारी कंडीशन एक ही डिवाइस के नाम है, चाहे लोगन बो बोले, चाहे लोगन बार बोले, चाहे वायर बार बोले, चाहे बटरफ्लाई क्लोजर बोले, मेनली इसमें आपको पूछेगा वो एक ही पूछता है कि लोगन बो। ये लोगन बो होती क्या है? तो सुनना ध्यान से इस लोगन बो के रिगार्डिंग। पहला तो लोगन बो है वो एक सी शेप डिवाइस होती है। कैसे बेटा? सी शेप डिवाइस। सी शेप डिवाइस। और यूज किसमें करते हैं? कैलेट लिप की सर्जरी में, क्योंकि उसी का इंटरवेंशन पढ़ रहे हैं। तो एक सी शेप डिवाइस होती है। ठीक है, इस सी शेप डिवाइस को प्लेस कहां करते हैं, कहां लगाते हैं? तो कभी भी ऐसा मत बोलना कि सर ये सी शेप डिवाइस लिप पे फिक्स करते हैं, नहीं, ये हम फिक्स करते हैं चीक पे। इस पे चीक पे फिक्स करने के बाद ये जब हम इसको एडेसिव टेप की टाइप होता है, जब इसको हम फिक्स कर देंगे तो उसके बाद उस सर्जिकल साइट पे टेंशन को ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो ये एक सी शेप डिवाइस है। इसका जो बेसिक जो पर्पस है, मैं अगर आपको लिखना चाहूं, टू मिनिमाइज प्रेशर ऑन, टू मिनिमाइज प्रेशर ऑन सूचर्स लाइन। कि सूचर्स लाइन पे प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए, सूचर्स की प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? तो आंसर रहेगा सी शेप डिवाइस, जिसका नाम क्या है? लोगन बो। तो पहला लोगन बो का जो शेप होता है कैसा होता है? तो सी शेप डिवाइस होती है, और इसका जो बेसिक पर्पस है टू मिनिमाइज द प्रेशर ऑन सूचर्स लाइन। कैसी दिखती है सी शेप डिवाइस? आप इसमें देख रहे होंगे, इसी को हम बोलते हैं बेटा लोगन बो। लोगन बो। ये क्या है? लोगन बो। ये जो आपको डिवाइस दिख रही है वो क्या है? लोगन बो। पहली बात। दूसरा, ये सी शेप डिवाइस है, आपको ये वायर दिख रहा होगा, इसमें एक वायर यूज करते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया? वायर बार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायर बार भी बोलते हैं। ये आपको वायर दिख रहा होगा, सबसे पहले एडेसिव टेप प्लेस किए बच्चे की चीक पे। ठीक है, और इस सूचर्स लाइन पे जस्ट लाइक ए सी शेप डिवाइस क्या कर दिया आपने? फिक्स कर दी। अब ये सी शेप डिवाइस क्या करती है? तो ये मैं जनरली बोलूं कि चिक पे अगर सिक्योर है तो ये चिक से क्या नहीं करने देगी? जैसे ही बच्चा ट्राई करता है तो या नॉर्मली उस सूचर्स लाइन पे टेंशन को क्या कर देगी? मिनिमाइज कर देगी। तो उसमें सूचर्स के डिस्ट्रप्शन होने के या सूचर्स के रप्चर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो सर्जिकल साइट की टेंशन को प्रिवेंट करने के लिए डिवाइस यूज में लेते हैं, जिसका नाम है लोगन बो। और ये कैसी होती है बेटा? सी शेप डिवाइस होती है। कैसी होती है? सी शेप डिवाइस होती है। फिक्स कहां करनी होती है? तो फिक्स्ड ऑन चिक। याद रखना, इसको कभी भी आंसर लिप मत करके आ जाना, कभी भी इसको लिप पे नहीं, किस पे करते हैं? चिक पे फिक्स करते हैं। किस पे करेंगे बेटा? चिक पे फिक्स करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले हमने बोला था कि बच्चे को काय से प्रिवेंट किया, उसके बाद जो सर्जिकल साइट उसको क्या कर दिया? हमने अनकवर कर दिया। नेक्स्ट वन हमने बोला कि उस पे एक सी शेप डिवाइस यूज की थी, जिसका क्या नाम है? लोगन बो। ठीक है, नेक्स्ट वन। इसके अलावा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पोजीशन कौन सी रखोगे उस बच्चे की पोस्ट ऑपरेटिवली। तो मैं अगर पोजीशन की बात करूं तो कैलेप्ट लिप वाले बच्चे में पोजीशन हमेशा आपको सुपाइन मेंटेन करनी। कौन सी? सुपाइन। कौन सी पोजीशन रहेगी? सुपाइन। या फिर आपको बोला जाए सुपाइन ऑप्शन में ना हो तो सेकंड ऑप्शन आता है लेटरल। लेटरल कौन सी साइड का? तो सर डिपेंड करता है कि किस साइड का कैलेप्ट पहले था, सॉरी कैलेप्ट लिप था। सुनना ध्यान से, अगर लेफ्ट साइड का है, सपोज करो लेफ्ट साइड का है, तो मैं कौन सी दे दूंगा? राइट लेटरल। और राइट साइड की सर्जरी कौन सा दे देना? लेफ्ट लेटरल। पर अगर आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, मैक्सिमम पूछा जाने वाला क्वेश्चन की कैलेप्ट लिप की सर्जरी के बाद, या फिर मैं बोलूं काइलोप्लास्टी, आफ्टर काइलोप्लास्टी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज मेंटेन, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? सॉरी क्या कौन सा रहना चाहिए? सुपाइन पोजीशन रहना चाहिए। ठीक है, अगर सुपाइन ऑप्शन में ना हो तो लेटरल। ठीक है, सुपाइन ऑप्शन में ना हो तो लेटरल। और अगर लेटरल में लेफ्ट और राइट लेटरल दोनों लिखा होगा तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, उसने लिखा भी होगा कि जो कैलेप्ट लिप है वो लेफ्ट लेटरल था या फिर राइट लेटरल था। तो जिस भी साइड की सर्जरी हुई है उसका पोजीशन क्या कर सकते हैं? उसको पोजीशनिंग मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, कौन सी पोजीशन देनी है तो सुपाइन और लेटरल, कौन सी नहीं देनी है तो आंसर क्या आएगा? प्रोन पोजीशन। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कौन सी देना है या कौन सी नहीं देना है, कौन सी प्रीफर करोगे या फिर कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। तो नेक्स्ट वन अगर हम बढ़ते हैं कि कौन सी पोजीशन मेंटेन करनी है, तो आंसर याद रखना सुपाइन और साइड लेटरल पोजीशन। सुपाइन और साइड लेटरल पोजीशन आफ्टर काइलोप्लास्टी। आफ्टर काइलोप्लास्टी। आफ्टर काइलोप्लास्टी। और उसमें याद रखना बेटा प्रोन। प्रोन। और प्रोन पोजीशन कैसी रहेगी आपकी? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आप एक ही रट के जाओगे कि कौन सी देनी है, कौन सी देनी है, तो हमारा आंसर रह जाएगा कि सुपाइन देनी है। और एग्जामिनर ने पूछ लिया कौन सी नहीं दोगे तो फिर से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्टार मार्क कर रहा हूं, कौन सी नहीं देनी है तो प्रोन पोजीशन, क्योंकि इंडिकेशन से ज्यादा भी वो पोजीशन पूछेगा तो कौन सी है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कौन सी पोजीशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी? तो प्रोन पोजीशन रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि जब भी बच्चे को हम फीड कराएंगे, ईच फीडिंग के बाद हम उस सूचक लाइन को क्या करना है? क्लीन करना। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके क्लीनिंग के रिगार्डिंग सही है, तो हमें एक दिन में एक बार करनी है, या फिर उसमें किसी टाइप का एक्सुडेट का फॉर्मेशन हो रहा है, या किसी टाइप का फ्लूइड का स्टेग्नेशन हुआ सर्जिकल साइड पे तभी करना है, या फिर हमें ईच फीडिंग के बाद करना है, या फिर हमें मतलब कब हमें मेंटेन करना है, हम सूचक लाइन को कब क्लीन करेंगे। तो आफ्टर ईच एंड एवरी फीडिंग हमें क्या करना पड़ेगा? सर्जिकल साइड को क्लीन करना है। सर्जिकल साइड को क्लीन किससे करेंगे? तो उसमें हम यूज करते हैं मेनली नॉर्मल सलाइन या फिर क्या डिस्टल वाटर, यानी स्टेराइल नॉर्मल सलाइन या डिस्टल वाटर का यूज करते हैं ईच फीडिंग के बाद, ईच एंड एवरी फीडिंग के बाद हमें क्या करना है? सर्जिकल साइड को क्लीन करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए पोस्ट ऑपरेटिव काइलोप्लास्टी में, तो माउथ क्लीनिंग, माउथ क्लीनिंग, माउथ क्लीनिंग और क्लीनिंग ऑफ सूचर्स लाइन, और क्लीनिंग ऑफ सूचर लाइन आफ्टर ईच फीडिंग, आफ्टर ईच फीडिंग बाय यूजिंग स्टेराइल नॉर्मल सलाइन और डिस्टल वाटर या फिर स्टेराइल वाटर। ठीक है, हाँ कुछ कैसे इसमें हाफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 भी देते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड का भी यूज करते हैं। ठीक है, या फिर मेडिकल इंडिकेटेड और कुछ कोई फ्लूइड या सॉल्यूशन हो सकता है जो कि हम यूज करते हैं। पर अगर हम बेसिकली बात करें तो सबसे बेस्ट है कि स्टेराइल नॉर्मल सलाइन से क्या करते हैं? उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, माउथ क्लीनिंग कब करना होता है? तो आंसर याद रखना बेटा आफ्टर ईच फीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर ईच फीडिंग हमें क्या करना है? उसको क्लीन करना, क्योंकि मैं कंफ्यूज करेगा जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, फिर ढूंढोगे कि सर एक्सीडेंट का फॉर्मेशन हुआ तब कर देते हैं, बाकी क्या जरूरत है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा? ईच फीडिंग की बात करना है। अच्छा, जब भी आप ड्यूरिंग फीडिंग इसको क्या करते हो? क्लीनिंग करते हो, तो उस कंडीशन में आपको इस लोगन बार को रिमूव नहीं करना है। कंफ्यूज मत होना, लोगन बार को हम रिमूव नहीं करते हैं जब हम क्या करते हैं? उस साइड को क्लीन करते हैं। ठीक है, तो फिर सर हम क्लीन कैसे करेंगे? मैंने बोला था सी शेप डिवाइस है, चीक में इसको सिक्योर किया है, तो इस शेप की सी शेप के नीचे आपको क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा, तो उसके नीचे आप क्या कर सकते हो? इजीली क्लीनिंग कर सकते हो, क्लीनिंग स्पेस होता है। तो कभी भी आप लोगन बार को रिमूव नहीं करना होता, कब? ड्यूरिंग क्लीनिंग। ठीक है, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट रिमूव लोगन बार ड्यूरिंग सूचर क्लीनिंग। सूचर क्लीनिंग के टाइम कभी भी हमें रिमूव नहीं करना है लोगन बार को। बहुत ही कंफ्यूजन होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल चॉइस में, जरूर इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है कि हमें रिमूव करना है या नहीं करना है। सिंगल तो शायद इस क्वेश्चन को नहीं पूछेगा, पर मल्टीपल चॉइस में कई बार क्वेश्चन को पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर आपको बोले कि सूचर साइड की क्लीनिंग करते हैं हमें लोगन बार को रिमूव करना है, तो ऐसा नहीं है, डू नॉट रिमूव लोगन बार। ठीक है, इसके अलावा हमें एंटीबायोटिक अप्लाई करना होता है सर्जिकल साइड पे, वो डिपेंड करता है कि इसमें जो सर्जन है वो क्या प्रीफर करता है। लेकिन मैं कह सकता हूं एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट
ऑइंटमेंट ऑन सूचर लाइन, कि सूचर लाइन पे आफ्टर क्लीनिंग हमें एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये सारे के सारे हमने इंटरवेंशन किए थे उस बच्चे के लिए जिसको क्या हुआ था, काइलोप्लास्टी हुआ था। क्या हुआ था, काइलोप्लास्टी। काइलोप्लास्टी से हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट डिजीज रहेगी हमारी, सॉरी नेक्स्ट जो सर्जिकल इंटरवेंशन रहेगा उसको हम बोलते हैं पैलेटोप्लास्टी। पैलेटोप्लास्टी, पैलेटोप्लास्टी सबसे पहला पैलेटोप्लास्टी कौन सी कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज के अंदर हम यूज करते हैं, तो पैलेट को रिपेयर करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, पैलेटोप्लास्टी। और पैलेटोप्लास्टी होता क्या है, तो सर्जिकली रिपेयर या सर्जिकली रिपेयर ऑफ कैलेप्ट पैलेट। कि सर कैलेप्ट पैलेट को सर्जिकली रिपेयर जो करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पैलेटोप्लास्टी बोलते हैं। पहली बार कैसे रिपेयर करते हो, तो इसमें आपने देख रखा होगा कि ये जो कैलेप्ट पैलेट है इसमें क्या था, ग्रूव प्रेजेंट था, तो उसको हमने क्या कर दिया, सूचर्स के वाया जो क्लोज कर दिया। ये जो सर्जरी इसको क्या बोलते हैं, पैलेटोप्लास्टी। आपको किस पे दिखा होगा, पैलेट पे। तो ठीक है, तो पैलेटोप्लास्टी हम यूज करते हैं तो सर्जिकली रिपेयर ऑफ कैलेप्ट पैलेट, यानी पैलेटोप्लास्टी क्या है, तो सर्जिकली कैलेप्ट पैलेट को रिपेयर करना पैलेटोप्लास्टी है, जो कि हम कैलेप्ट पैलेट में क्या करते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन है जिसका हम यूज करते हैं। ये जो पैलेटोप्लास्टी है वो कब करते हैं, शुड बी डन एट, किस एज में करते हैं। इसमें रूल ऑफ 10 का यूज हम नहीं करते हैं, ये हमेशा जनरली लेटर लाइफ के अंदर जो सर्जिकली रिपेयर करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसको हम रिपेयर कब करते हैं, तो डिपेंड करता है सर्जन पे। पर फिर भी अगर मैं आइडियली टाइम की बात करूं तो ये जो पैलेटोप्लास्टी का जो रिपेयरिंग है वो लगभग 6 महीने से लेकर 18 महीने की एज में क्या कर देना, इसको रिपेयर कर देना। ठीक है, 6 to 18 मंथ ऑफ एज। या फिर अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिले तो दूसरा ऑप्शन याद रखना कि बच्चे में स्पीच डेवलप हो उससे पहले क्या कर देना है, इसको रिपेयर कर देना। क्योंकि अगर बच्चे में पैलेटोप्लास्टी नहीं की या पैलेट को रिपेयर नहीं किया तो उस कंडीशन में बच्चे में स्पीच क्या हो सकता है, इंपेयरमेंट हो सकता है। तो स्पीच इंपेयरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए इस बच्चे में पैलेटोप्लास्टी स्पीच डेवलप होने से क्या करना चाहिए, पहले। तो फिर आप ऐसे तो बोलोगे सर मोनोसिलेबल बबलिंग तो आपका 6 महीने पे भी आ गया था, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 22 लेवल तक आ गया, तो सर 12 महीने की एज तक आ गया, तो सर फिर तो हमें और जल्दी करना चाहिए। हां, पर इसमें जो मेनली मैं अगर बोलूं तो कंप्लीटली जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो जनरली किस एज में प्रीफर करते हैं, तो 6 मंथ से लेकर 18 मंथ तक। फिर दूसरा डिपेंड करता है कि सर्जन और हॉस्पिटल की पॉलिसीज पे। और फिर भी अगर आपको एक ही आंसर पूछा जाए कब कैलेप्ट पैलेट को रिपेयर करना है, तो शुड बी डन एट 6 to 18 मंथ ऑफ एज। 18 मंथ ऑफ एज कब करना है, 6 से 18 महीने की एज पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलेप्ट लिप को कब रिपेयर किया था, 3 से 6 महीने की एज पे, और पैलेट को रिपेयर करते हैं लगभग 6 महीने से लेकर 18 महीने की एज पे। ठीक है, 6 to 18 मंथ्स ऑफ एज, 6 to 18 मंथ्स ऑफ एज। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आफ्टर पैलेटोप्लास्टी में क्या करना है, तो आफ्टर पैलेटोप्लास्टी सबसे पहले मैं बोलता हूं कि ओरल पैकिंग करनी है। क्या करनी है, ओरल पैकिंग, क्योंकि सर्जिकल साइड से ब्लीडिंग होगा, और जब ब्लीडिंग होगा तो उसको बच्चा क्या कर जाएगा, एस्पायरेट कर जाएगा, स्वलोइंग कर जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उसको पैकिंग करना है, यानी प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे सर्जिकल साइड पे, ताकि हम ब्लीडिंग को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं कह सकता हूं आफ्टर इंटरवेंशन, आफ्टर पैलेटोप्लास्टी की अगर हम बात करें तो ओरल पैकिंग आफ्टर सर्जरी। कि सर आफ्टर सर्जरी में क्या करना है, ओरल पैकिंग करना है। ठीक है, ओरल पैकिंग करने के बाद इस पैकिंग को कब तक रखना है या चेंज करना है। अगर ये पैकिंग कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाए, ब्लड से बिल्कुल वेट हो जाए, तो कंडीशन में क्या करना है, इसको चेंज करना है। और लगभग 2 to 3 डेज में इसको क्या कर देते हैं, रिमूव, यानी 48 से 72 घंटे में इसको हम ओरल पैकिंग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो नेक्स्ट वन याद रखना, इसको चेंज कब करेंगे, तो चेंज पैकिंग और रिमूव विद इन 2-3 डेज, 2 से 3 दिन में इसको क्या कर देंगे, रिमूव भी कर देंगे। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशन। अगर मैं आपसे पूछूं, कई बार क्वेश्चन इससे भी आता है कि पोस्ट ऑपरेटिव हम कौन सी पोजीशन यूज करेंगे अगर पैलेटोप्लास्टी की है। ठीक है, तो पैलेटोप्लास्टी में सुनना ध्यान से, पैलेटोप्लास्टी में हम कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, तो अगर बच्चा मेंटेन कर सकता है तो हम कौन सी करेंगे, प्रोन पोजीशन, यानी बच्चे को उल्टा रखेंगे। प्रोन पोजीशन देने का रीजन है कि अगर सर्जिकल साइड पे किसी भी टाइप की ब्लीडिंग हो तो वो बच्चे के माउथ से क्या हो जाएगी, ड्रेन आउट हो जाएगी। तो कैलेप्ट पैलेट की सर्जरी में या पैलेटोप्लास्टी में कौन सी पोजीशन प्रीफर करते हैं, तो प्रोन पोजीशन को हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। जबकि प्रोन पोजीशन काइलोप्लास्टी में क्या थी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पैलेटोप्लास्टी की पोजीशन पूछा जाए तो याद रखना बेटा, प्रोन पोजीशन आफ्टर सर्जरी, की आफ्टर पैलेटोप्लास्टी लिख देता हूं कि पैलेटोप्लास्टी के बाद हमें कौन सी पोजीशन मेंटेन करनी है, तो प्रोन। अगर प्रोन पोजीशन पॉसिबल ना हो तो लेटरल, व्हेन प्रोन नॉट पॉसिबल। अगर प्रोन पोजीशन पॉसिबल ना हो तो उस कंडीशन में हम लेटरल पोजीशन के बच्चे को क्या कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं। पर मेनली कौन सी देनी है, तो आंसर कौन सा रहेगा आपका, प्रोन पोजीशन। और ये प्रोन पोजीशन देने का रीजन है कि सर जो भी सर्जिकल साइड से जो ब्लीडिंग होगी वो इजीली क्या हो सकती है, एक्सक्रीटेड आउट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हमें इंस्ट्रक्ट करना है कि किसी भी टाइप का कोई भी शार्प या कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट है वो माउथ में क्या निकले, एंटर निकले। सपोज करो मैं इंस्ट्रक्ट करना है कि उस बच्चे का ओरली, या मैं बोलूं कि माउथ से उसका क्या निकलना है, टेंपरेचर मेजरमेंट नहीं करना है, डायरेक्टली उसका सक्शनिंग नहीं करना है। ठीक है, उसमें किसी टाइप का फोर्क या स्पून है इंसर्ट नहीं करना है। ठीक है, फिंगर डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करनी है। तो ये सारे इंटरवेंशन हमें क्या करने हैं, अवॉइड करने हैं, ताकि उस बच्चे में अगर हमने इन सारे ऑब्जेक्ट का यूज किया तो वो डायरेक्टली सर्जिकल साइड पे क्या कॉज करेंगे, ट्रॉमा कॉज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन याद रखना, अवॉइड यूज ऑफ सक्शन थर्मोमीटर, टंग डिप्रेसर और हार्ड फूड फॉर ईटिंग, यानी ये सब हमें क्या नहीं करना है, यूज नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा उस बच्चे में अलाउ नहीं करना है, डू नॉट अलाउ फिंगर स्ट्रॉ। हाँ, वो जो आप जूस पीने वाली जो पाइप यूज करते हैं स्ट्रॉ, तो फिंगर यूज नहीं करोगे। स्ट्रॉ हुआ, स्पून हुआ, फोर्क हुआ, ठीक है, पेसिफायर यानी रबर निपल, पेसिफायर और एनी शार्प ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट है, ये सारे जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रॉमा कॉज करेंगे, ट्रॉमा एट सर्जिकल साइट, कि सर्जिकल साइट पे ट्रॉमा कॉज कर सकते हैं। इसलिए हम इन सारे ऑब्जेक्ट के यूज को क्या करेंगे, अवॉइड करना है, यानी अलाउ नहीं करना। बच्चे को इवन अलाउ नहीं करना है फॉर टूथ ब्रशिंग, डू नॉट अलाउ फॉर ब्रश टीथ, टूथ ब्रश भी नहीं करना, पेस्ट भी नहीं करना, क्योंकि वो ब्रश भी क्या कर सकता है, इंजरी कॉज कर सकता है। दूसरा, जब हीलिंग जब भी होता है, आपने नॉर्मली देखा होगा, नॉर्मली आपने समझा होगा कि जब भी कभी हीलिंग होती है, चाहे किसी भी टाइप का स्कार हो, घाव हो या किसी टाइप की इंजरी हो, जब हीलिंग होती है तो हीलिंग साइड पे हमें क्या देखने को मिलता है, इचिंग। ठीक है, तो जब इचिंग होगा तो बच्चा चाहता भी क्या ले जाएगा, फिंगर, यानी फिंगर इंसर्ट करके बच्चा क्या करना चाहेगा, इचिंग हो यानी खुजली करना चाहेगा। तो उस कंडीशन में भी सर्जिकल साइड क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है, यानी फ्यूचर रप्चर हो सकता है। तो उसको हमें कभी भी अलाउ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें
इसके अलावा और कौन-कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन है और कौन-कौन से जो जनरल नर्सिंग इंस्ट्रक्शन है वो हमें यूज करने हैं अगर बच्चे में क्लेफ्ट लिप और पैलेट हुआ हो। तो सर्जिकल इंटरवेंशन की अगर हम बात करें, सॉरी नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नर्सिंग इंटरवेंशन आता है, सबसे पहले देखो कि जैसे बच्चे का बर्थ हुआ तो असेस करो एबिलिटी की बच्चे की सकिंग कैसी है, स्वॉलोइंग कैसी है और ब्रीदिंग कैसी है। अगर सकिंग इफेक्टिव नहीं है ओनली तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे में क्लेफ्ट लिप है। अगर स्वॉलोइंग भी इनइफेक्टिव है यानी स्वॉलोइंग के साथ बच्चे में चोकिंग हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि क्लेफ्ट पैलेट भी प्रेजेंट है और उसकी वजह से निमोनिया तो नहीं हुआ तो कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो नहीं। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमें असेस करना है, असेस एबिलिटी ऑफ सकिंग, swallowing एंड ब्रीदिंग, सकिंग, swallowing एंड ब्रीदिंग, ठीक है, सकिंग, swallowing एंड ब्रीदिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन, जब हमें इंस्ट्रक्ट करना है प्री ऑपरेटिवली, जब हम बच्चे को अगर फीडिंग कराना चाहे और मां किससे फीडिंग करा रही है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो मां को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे तो स्क्वीज करो दोनों चीक को, कि चीक को स्क्वीज करो यानी दोनों चीक को अगर मैं स्क्वीज करूं, अगर मैं दबाऊं तो इसके बीच का जो स्पेस है, जो कैलेप्ट ऑफ लिप है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा और जितना कैलेप्ट कम रहेगा उतना ही बच्चा इफेक्टिवली सकिंग करेगा क्योंकि उसमें वैक्यूम क्या होगा, ज्यादा क्रिएट होगा। तो प्री ऑपरेटिवली हम मदर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि जब भी बच्चे को आप फीड कराते हो तो उस कंडीशन में या ब्रेस्ट फीड अगर बच्चा करे तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं चीक को ताकि गैप को मिनिमाइज करके हम करेंगे इफेक्टिवली सकिंग करवा सकते हैं, ठीक है। कुछ ट्राई हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें स्क्वीजिंग द चीक टुगेदर टू डिक्रीज width of calf में हेल्पफुल इन सील ड्यूरिंग फीडिंग, कि जब बच्चा फीड करेगा तो सील क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको स्पीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा जब भी हम बच्चे को फीड कराएंगे तो ड्यूरिंग फीडिंग हमें उसकी पोजीशन कौन सी मेंटेन रखनी है, तो हम बोलते हैं जनरली सेमी अपराइट पोजीशन मेंटेन करनी होती है। वो जनरली जब भी हम किसी भी बच्चे को फीड कराते हैं तो सेमी अपराइट पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब भी हमें उसको फार्मूला, जब हम उसको फार्मूला फीड कराएंगे या हम अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के वाया, अगर मैं बात करूं किसी आर्टिकल के वाया हम उसको क्या करवा रहे हैं, फीडिंग कराएं तो उसको फार्मूला है वो डायरेक्टली साइड ऑफ द माउथ एंड बैक ऑफ द माउथ रखना। कैसा, साइड एंड बैक ऑफ द माउथ। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछता है कैलेप्ट लिप की सर्जरी हुई है और नर्स उसको क्या करा रही है, फीडिंग करा रही है, तो उस कंडीशन में अगर फार्मूला फीड करा रही है तो फार्मूला में कान जनरली अप्लाई करना है, तो फार्मूला आपका साइड एंड बैक ऑफ द माउथ। अगर बैक ऑफ द माउथ रहेगा तो डायरेक्टली बच्चा क्या करेगा, स्वॉलोइंग कर लेगा यानी वो डायरेक्टली डिफेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आपको पूछा जाए तो डायरेक्ट द फार्मूला साइड एंड बैक ऑफ माउथ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम फार्मूला फीड करा रहे हैं तो फार्मूला में कहां अप्लाई करना है, तो साइड एंड बैक ऑफ माउथ में क्या करना है, फीडिंग करना है, ठीक है। ड्यूरिंग फीडिंग में क्या करना है, बर्पिंग, जिसको आप क्या बोलते हो, विंड ब्रेकिंग। ब्रेस्ट फीडिंग आपने पढ़ लिया होगा, बर्पिंग एंड विंड ब्रेकिंग बिटवीन फीडिंग, कि जब भी हम फीडिंग करा रहे होते हैं जनरली भी हम ऐसा करते हैं, लेकिन इस बच्चे में तो चांसेस है किसके, एयर इंजेक्शन के, मैं बोलूं कि बच्चा एयर को क्या करेगा, स्टमक में लेगा, तो एयर की वजह से, एरोफेगी की वजह से उस कंडीशन में क्या हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं बर्पिंग और विंड ब्रेकिंग इस बच्चे में क्या है, रिक्वायर्ड। बर्पिंग और विंड ब्रेकिंग आप जानते हो कि बच्चे को क्या करते हैं, थपथपाते हैं, तो जो भी एयर उसने स्वॉलोइंग की है वो क्या हो जाए, एक्सपेल आउट हो जाए। उस कंडीशन में एब्डोमिनल डिस्टेंशन और रिगर्जिटेशन क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने इंटरवेंशन पढ़े थे। आफ्टर फीडिंग की अगर बात करें तो अगेन वही है कि आफ्टर फीडिंग में कौन सी पोजीशन मेंटेन करनी है, तो हमें बहुत बार पढ़ा है कि साइड लेटरल आफ्टर पोजीशन आफ्टर फीडिंग, या मैं कह सकता हूं साइड लेटरल पोजीशन आफ्टर फीडिंग। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आफ्टर फीडिंग हम कौन सी पोजीशन मेनली मेंटेन करनी है, किसी भी पेशेंट को आफ्टर फीडिंग कौन सी पोजीशन देनी है, तो साइड लेटरल, और उसमें भी अगर लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल में से अगर आपको दोनों में से कोई एक चूज करना पड़े तो आंसर याद रखना बेटा, राइट लेटरल। कौन सा, राइट लेटरल पोजीशन कौन सी रहेगी, राइट लेटरल पोजीशन, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि और कौन सा इंटरवेंशन है, तो ड्रिंक, अगर कैलेप्ट पैलेट प्रेजेंट है तो उस बच्चे को फीडिंग किससे कराओगे, तो कप फीडिंग कराते हैं। कौन सा, कप फीडिंग। तो याद रखना ड्रिंकिंग फ्रॉम कप या ड्रिंकिंग ग्लास फॉर कैलेप्ट पैलेट के लिए हम क्या करते हैं, ड्रिंकिंग ग्लास यूज करते हैं। और अगर पैलेट लिप की अगर बात करें तो आंसर रहता है आपका रबर टिप सिरिंज और मेडिसिन ड्रॉपर फॉर कैलेप्ट लिप फीडिंग, फॉर फीडिंग इन कैलेप्ट लिप, कि कैलेप्ट लिप की फीडिंग के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, रबर टिप सिरिंज, कौन सी, रबर टिप सिरिंज या फिर मेडिकेशन ड्रॉपर, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस है किसमें लिए, कैलेप्ट लिप में फीडिंग के लिए। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस फॉर कैलेप्ट लिप, कि कैलेप्ट लिप फीडिंग, फॉर फीडिंग इन कैलेप्ट लिप, कि कैलेप्ट लिप की फीडिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस है, मेनली कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो रबर टिप सिरिंज यूज करते हैं। कौन सा, रबर टिप सिरिंज। इसके अलावा और क्या हमें इंटरवेंशन करना है, तो नेक्स्ट इंटरवेंशन आता है अप्लाइड रिस्टेंट, यानी रिस्टेंट भी हमें क्या करना है, यूज करना है। और रिस्टेंट में मेनली यूज करते हैं एल्बो, कौन सा, एल्बो रिस्टेंट, यानी मैं रिस्टेंट यूज करना है क्योंकि जब बच्चे में हम सर्जरी किया तो आफ्टर सर्जिकल साइड पे इचिंग होगी, तो बच्चा बार-बार क्या करेगा, वहां पे इचिंग खुजली करेगा, तो उस कंडीशन में भी सर्जिकल साइड क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि अप्लाइड करना होता है क्या, रिस्टेंट। और मेनली कौन सा रिस्टेंट, आंसर कौन सा रहेगा, एल्बो रिस्टेंट। कुछ जनरल हमने इंस्ट्रक्शन पढ़े थे, तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो यही है कि पहले तो जो फार्मूला है उसका डायरेक्शन क्या रखना है, तो साइड एंड बैक ऑफ द माउथ, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट वो यही रहेगा कि अगर हम बात करें कैलेप्ट पैलेट के अंदर क्या यूज करते हैं, तो ड्रिंकिंग ग्लास हम यूज करते हैं। जब अगर लिप का इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस पूछा जाए तो आंसर क्या रहेगा, रबर टिप सिरिंज, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा हमें एल्बो रिस्टेंट में क्या करना है, उसमें यूज करना है मेनली रिस्टेंट, और भी मम्मी रिस्टेंट भी आपने पढ़ा होगा, एल्बो रिस्टेंट भी आपने पढ़ा होगा, बहुत से रिस्टेंट होते हैं, पर मेनली अगर बात करें कैलेप्ट लिप या पैलेट में तो कौन सा करते हैं, एल्बो रिस्टेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। रिस्टेंट अप्लाई के बाद हमें पता है कि हमें 2 घंटे उसको रिमूव करना है, 30 मिनट में उसको क्या करना है, उसका असिस्ट करना है कि उसका सर्कुलेटरी पैटर्न कैसा है, सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुआ रिस्टेंट की वजह से, ठीक है। रिस्टेंट से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कंसेंट फॉर्म लेना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स से कि आप रिस्टेंट लगा सकते हैं। तो ये सारे इंटरवेंशन आप रिस्टेंट के रिगार्डिंग में फंडामेंटल में पढ़े होंगे। अभी आप इतना सा समझिएगा कि रिस्टेंट है वो कौन सा यूज करते हैं, तो सर एल्बो रिस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। डायग्राम बताना चाहूंगा मैं आपको, रबर टिप सिरिंज, ये क्या बेटा, रबर टिप सिरिंज है, और ये जो रबर टिप सिरिंज है, ये रबर टिप जो सिरिंज है वो हम यूज करते हैं, रबर टिप सिरिंज है वो यूज करते हैं, यूज फीडिंग इन कैलेप्ट पैलेट,
सॉरी क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट लिप की फिटिंग के लिए जो हम यूज करते हैं वो कौन सी होती है? रबर टिप सिरिंज होती है। यानी इसका जो टिप होता है वो कैसा होता है? रबर का होता है, ताकि ये डायरेक्टली क्या करे, इंजरी कोज ना करे सर्जिकल साइट पे। तो रबर टिप सिरिंज यूज करते हैं कौन सी सर्जरी के बाद? तो आंसर क्या आएगा आपका? काइलोप्लास्टी। कब? काइलोप्लास्टी यानी क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के बाद हम क्या यूज करते हैं? रबर टिप सिरिंज का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसमेंट फॉर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। असेसमेंट फॉर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, असेसमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूं कि कौन-कौन से कॉम्प्लिकेशन लेटर ऑन हो सकते हैं क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप अगर डिफॉर्मिटी प्रेजेंट हो तो, या फिर मैं कह सकता हूं कि ओरल फेशियल डिफेक्ट अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं? तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला मैंने बोला था इसमें हियरिंग प्रॉब्लम आएगी। कौन सा आएगी? हियरिंग प्रॉब्लम। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हियरिंग प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम्स। और अगर हियरिंग प्रॉब्लम्स आई है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? रेगुलरली इसका हियरिंग टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? हियरिंग टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, बिकॉज चांसेस ऑफ डेफनेस, बिकॉज चांसेस ऑफ डेफनेस ड्यू टू रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया की रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया होने की वजह से उस बच्चे में क्या आ सकता है? हियरिंग प्रॉब्लम। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आफ्टर सर्जरी एक बच्चे में जब वो फॉलो अप के लिए आया था तो इनमें से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग है जो हमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताती है? तो समझना ध्यान को कि जब ना उस बच्चे को कुछ इंस्ट्रक्ट करती है तो बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं करता है, बच्चा क्या नहीं कर रहा है? हियरिंग उसमें डिफेक्टिव हो सकता है। हियरिंग डिफेक्टिव होने का कारण क्या उसमें? ओटाइटिस मीडिया। क्या आएगा? ओटाइटिस मीडिया। इसके अलावा क्या करना है? तो उसका मॉनिटर करना स्पीच पैटर्न, मॉनिटर स्पीच पैटर्न। क्योंकि अगर बच्चे ने सुना कुछ भी नहीं, अगर उस बच्चे का हियरिंग डिफॉर्मिटी है तो उस कंडीशन में उस बच्चे का स्पीच पैटर्न भी कैसा रहेगा? डिस्टर्ब रहेगा। कैसा रहेगा? डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा क्या हो सकता है? तो माल ऑक्लूजन ऑफ टीथ, तो अगर उसको क्या करना पड़ेगा आपको? डेंटिस्ट के लिए भी एडवाइस करना पड़ सकता है। तो असेसमेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कौन-कौन से? तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा बेटा? हियरिंग प्रॉब्लम। और आपको कंटीन्यूअस बच्चे को क्या करना पड़ेगा? फॉलो अप के लिए बुलाना पड़ेगा कि उस बच्चे में हियरिंग डिफॉर्मिटी तो डेवलप नहीं हुई है ड्यू टू रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया। तो ये जो लेक्चर जो था वो डिस्कस किया था हमने ओरल फेशियल डिफेक्ट के रिगार्डिंग।